हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग एवरीवन। सर। हाँ, ये ट्राई कर लो, अच्छे क्वेश्चन है। 5 मिनट का टाइम ले लो, फिर थोड़ा रिकैप हो जाएगा, फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज। और जिसका जो जो आंसर आता जाए चैट बॉक्स में लिखते रहना।
हो गया अटेम्प्ट? यस सर। ओके, यस फर्स्ट का क्या आ रहा है? फर्स्ट का A. फर्स्ट हमारा। ए, अच्छा। सेकंड का? सेकंड का फर्स्ट ही आ रहा है। सर उसका भी ये है। थर्ड? थर्ड हुआ नहीं। ये वाला एक बार करवा दो। ठीक है, फर्स्ट 1 और 2 में किसी को डाउट है? एनीवन पूछ लो। नो सर। नो सर। जिसको जिसको डाउट है वो पूछ लो। 1 और 2 में एनीवन? सबके हो गए 1 और 2 क्वेश्चन? यस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ऑड्स इन फेवर, ये भी छोड़ दो, सॉरी, ये फॉर्मूला बताना बाकी है, सॉरी। फोर्थ? सर बी। सर इसका भी आ रहा है। बी आ रहा है। एनीवन एल्स? ठीक है, किसी को डाउट है फोर्थ में? सर बता दो एक बार। सर करवा दो। ठीक है, देखो क्या बोला गया है। ये सर्कुलर परम्यूटेशन है। 7 men and 7 women are to be seated in a round table such that the probability that no women sit together, no two women sit together, जब भी ये सब वर्ड है no two women sit together, मतलब आपको गैप्स में बिठाना है। क्या करना है? वुमेन को गैप पे बिठाना है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, सबसे पहले 7 मैन को अरेंज कर दो। क्या 7 मैन को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 6 फैक्टोरियल, है ना। n लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, याद है सबको। जैसे n लोगों को अगर आप लीनियरली अरेंज करना चाहते हो एक लाइन में, तो n लोगों को लीनियर में अरेंज करने का तरीका होता है n फैक्टोरियल, और n लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका होता है n-1 फैक्टोरियल। तो 7 मैन, जो 7 मैन है, उनको सर्कल में अरेंज करने का तरीका हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। अब इस मैन के रेस्पेक्ट में आपको अब गैप्स दिखेंगे, जो गैप है उन गैप्स में वुमेन्स को अरेंज करना है। तो आपके पास 7 गैप ही रहेंगे, 7 गैप 7 वुमेन। अब यहाँ पे जगह फिक्स हो गई है, मतलब रिलेटिव पोजीशन क्या हो गई? फिक्स। जब भी रिलेटिव पोजीशन फिक्स हो जाती है सर्कल के केस में, तब आपका वापस n फैक्टोरियल ही होता है। तो 7 वुमेन को उन 7 गैप्स में अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देखो, सर्कल के जब हम क्वेश्चंस करते हैं, दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि मान लो n लोग हैं, n लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका होगा फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल। और मान लो किसी के रेस्पेक्ट में करना, जैसे मान लो यहाँ पे तस्वीर है, कोई एक हॉल है, यहाँ पे कोई तस्वीर है, या फिर यहाँ पे कोई गेट है, और आपको बोला इस गेट के हिसाब से सर्कल में अरेंज करो, तो फॉर्मूला n फैक्टोरियल रहेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो एक हॉल है, यहाँ पे एक तस्वीर टंगी हुई है, इस तस्वीर के रेस्पेक्ट में n लोगों को सर्कल में अरेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n फैक्टोरियल बनेगा। तो जब भी किसी के रेस्पेक्ट में अगर अरेंजमेंट आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो किसी के रेस्पेक्ट में अगर आप अरेंजमेंट करोगे तो n फैक्टोरियल आएगा, और नॉर्मल क्वेश्चन है तो n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है? यस सर। ओके। सर पर इस क्वेश्चन में तो प्रोबेबिलिटी निकालनी हाँ, थी। इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ये अपना अभी क्या है? नंबर ऑफ वेज। इन्होंने प्रोबेबिलिटी अभी निकाली नहीं। ये आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्लियर है? अब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम कितने होंगे? 13 फैक्टोरियल। हाँ, टोटल कितने लोग हैं? 14। तो 14 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल। इन्होंने दिया नहीं है, वो डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल भी आएगा। क्लियर है? बोलो। यस। वैसे भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा यूं भी नहीं आ सकती, तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन्होंने दे दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड ही नहीं किया। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? यस सर। यस यस सर। क्वेश्चन 5। सर ऑप्शन ए ऑप्शन। अरे सबका ये आ रहा है। A couple has 3 children. The probability of having 2 sons and a daughter, if the eldest child is a son. एक कपल है जिनके 3 चिल्ड्रन है। Probability of having 2 sons and a daughter. If it is given that the eldest
चाइल्ड। एल्डेस्ट मतलब क्या होगा? सर सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। वो कौन है? सन, मतलब सन है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एल्डेस्ट वन क्या है? सन। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, हाँ। अब ये बचे हुए में क्या होना चाहिए बताओ? सर कुछ भी आ सकता है, एक डॉटर और एक सन में से। हाँ, एक डॉटर, या तो एक डॉटर होगी, एक सन होगा, या सन है ना। क्या होगी? सर या तो डॉटर सन होगा या फिर सन डॉटर होगा। हाँ, दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना। या तो एक सन आ जाए, एक डॉटर आ जाए, एक डॉटर सन। अच्छा, ये दोनों अलग अलग क्यों काउंट होगी? क्या सेम नहीं है कि अलग अलग है? Sir, लग गया। हाँ, क्योंकि सब एज अलग अलग होगी, हाँ, है ना। Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो फेवरेबल आउटकम टोटल में क्या होगा? टोटल 3 होंगे। Yes. सर ऐसा भी हो सकता है, बाद में दो डॉटर डॉटर और सन सन नहीं, टोटल में आपको आपको कितना चाहिए ना? 2 सन 1 डॉटर चाहिए ना। तो आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। और आपके गिवन फेवरेबल कंडीशन में क्या रखना है? आपका एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे, पहले ये समझो। और इवेंट क्या है ये समझो। एक्सपेरिमेंट क्या है? गेटिंग 2 सन एंड डॉटर, ये एक्सपेरिमेंट है ना। और इवेंट क्या है? कि एल्डेस्ट चाइल्ड सन होना चाहिए। एल्डेस्ट चाइल्ड क्या होना चाहिए? सन। आ रही बात समझ में सबको? यस Yes, सर। sir. और ये 6th वाला हुआ, क्या डाउट है? क्या सर ये बोला बता इसमें? दो। तो करवा दो। चांस ऑफ 13 कार्ड कॉम्बिनेशन from a pack of 52 cards is dealt to a specific player in a game of bridge in which 9 cards are of all same set. क्या बोला गया? गेम ऑफ ब्रिज। चांस that the 13 card combination from a pack of 52 card is dealt to a specific player in a game of bridge in which 9 cards are of same suit. अच्छा, देखो, आपको 13 कार्ड लेने, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो जाएगी? 52 C 13, है ना। टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में क्या होगा? 52 C 13। अभी गेम ऑफ ब्रिज हो सकता है कोई गेम हो, ठीक है, उसमें आपको कुछ जानना नहीं है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि 13 कार्ड में से मुझे क्या चाहिए? 9 कार्ड ऑफ सेम सूट, है ना। 13 कार्ड में से सेम सूट मतलब क्या होता है? 4 तरह के सूट होते हैं, है ना। स्पेड, क्लब, Yes, sir. डायमंड और हार्ट, ये 4 तरह के सूट्स होते हैं। तो आपको क्या चाहिए? 13 में से 9 कार्ड ऑफ द सेम सूट। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास 4 सूट्स अवेलेबल है, उन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ, है ना। बोलो, 4 में से मान लो मैंने कोई एक सूट सिलेक्ट कर लिया, 4C1। मान लो कोई एक सूट सिलेक्ट हो गया, और उसके 9 कार्ड्स लेने। हर सूट के कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। सबके 13 कार्ड होते हैं, याद आ रहा है? बताया था उसने। Yes, sir. ये आपके Yes, 4 sir. सूट्स होते हैं। सबके 13 कार्ड्स होते हैं। सबके 13 कार्ड्स होते हैं। हाँ। अब आपको सबसे पहले इन 4 में से कोई एक सूट सिलेक्ट कर लिया। अब वो कोई एक मान लो सिलेक्ट हो गया। अब उनमें 13 पत्ते हैं, उन 13 में से मुझे 9 सिलेक्ट करने कोई भी। तो 13C9, उन 13 में से कोई 9 सिलेक्ट कर लिया। अब कितने बच रहे मेरे पास? 13 में से 9 चले गए, तो कितने बचे? 4 कार्ड और बच रहे हैं, हाँ, है ना। अब ये 4 कार्ड कहां से आएंगे? अब इसमें से तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये 9 यहाँ से 9 एग्जैक्टली सेम है। अब ये 4 कार्ड कहाँ आएंगे बचे हुए में से? बचे कितने कार्ड है मेरे पास? 39, 39C4। ये बचे हुए 4 कार्ड कहां से आएंगे? बचे हुए 39 में से, डिवाइडेड बाय 52C30। क्या है, समझ में आया? बोलो। Yes, sir. सबसे Yes. आपने Yes, एक sir. सेम
सिलेक्ट किया, उसके बाद ये कर लिया। अंडरस्टूड? काफी अच्छे मॉड्यूल है, काफी अच्छी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए होंगे। धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कुछ क्वेश्चन का लेवल और भी अच्छा है इसमें, आगे देखोगे तो। ठीक है, इनको ट्राई कर लेना जब भी टाइम हो आपके पास। अदरवाइज मैं आपको पीवाईक्यू वर्कशीट खरीद दूंगा इसे, वहां से ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिकैप हो गया था थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड परम्यूटेशन का। अब आज की क्लास में थोड़ा सा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। आप जब भी अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी की करते रहना। प्रोबेबिलिटी की, वेक्टर 3D की। ठीक है, 3D के क्वेश्चन तो कर ही लेना। वेक्टर 3D की बहुत अच्छी पीवाईक्यू वर्कशीट बनाई है मैंने, अपडेट भी कर दी है, अगर आपने देखी होगी तो। अगर एनसीईआरटी नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन वो पीवाईक्यू वर्कशीट जरूर सॉल्व कर लेना और उसका प्रिंट आउट निकाल के स्कूल में ट्राई कर लेना। ठीक है, वेक्टर 3D की वर्कशीट अपडेट कर दी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें अपडेट है। 20 क्वेश्चन वेक्टर के लिए, 20 क्वेश्चन 3D के लिए। अब आज की क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर 12th ग्रेड का टॉपिक है। अब क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान से पढ़ो। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फिर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसको डिनोट ऐसे करते हैं वैसे बेसिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी हैज अकर्ड। मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के कुछ इवेंट्स डिफाइन किया, मान लो ए और बी, और आपको ए की बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। मान लो पहले बी इवेंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये ऐसे डिनोट होता है, पी ऑफ ए बाई बी, पी ऑफ, इस तरह से। समझ में आ रहा है? ऐसे नोटेशन होता है इसका, स्लैश या फिर ये। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी of event B, sorry event A, probability of A, it is given that B has already occurred. Probability of event A given that B has already occurred. तो ये P of A by B का मतलब होता है। Understood? एग्जाम्पल से इसको और अच्छे समझेंगे। जैसे इन थ्रोइंग अ डाई, ये तो हमको पता ही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, बताओ। सर 1/6। 1/6। 1/6। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो सिंपल, आपकी सिंपल प्रोबेबिलिटी होगी। मान लो क्वेश्चन ऐसा था, इन थ्रोइंग अ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 गिवन दैट गिवन नंबर इज एन ऑड नंबर। आपको ये पहले से पता है कि जो नंबर आया है वो ऑड नंबर आया है, तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब सोच के बताओ। सर 1/3। 1/3। 1/3। हाँ, अब इसमें क्या होगा, लॉजिकली निकालनी है ना अपने, बिना फॉर्मूले के। इस बार मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सर 3। 3 नंबर हो जाएंगे, और उसमें से ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, है ना। यस। अब देखो बेसिकली क्या करा आपने, हाँ आपने निकाला आंसर 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5 इफ इट इज गिवन दैट द ऑड आ रहा है, तो आपने बोला 1/3। ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे एक इवेंट क्या था, इवेंट ए गेटिंग 5, और इवेंट बी क्या था, ऑड नंबर। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करा, न्यूमरेटर में इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का कॉमन पार्ट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा फॉर्मूला बनेगा आगे जाके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ट्यूसडे। टेल मी, ओरली बताओ। 1/7। 1/7. 7. वेरी गुड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज अ ट्यूसडे गिवन दैट इट इज अ वीकडे। 0। सर 1/6। 1/7. हाँ सर 1/6। सर वीकडे क्या होता है? हाँ, यही पता होना चाहिए पहले तो। वीकडे सैटरडे संडे को छोड़ के, सैटरडे संडे को क्या को छोड़ के जो होते हैं वीकडे, क्योंकि सैटरडे, 1/5। सर बट हमारे लिए तो सिर्फ संडे। अरे तुम स्पेसिफिक थोड़ी, जो जनरल होगा वो सीखा जाएगा ना। सैटरडे संडे को छोड़ के वीकडेज होंगे, क्लियर है। 1/5। ओके सर। अब बताओ क्या है। 1/5.
1/5. 1/5. ठीक है, और ये वीकेंड होता है। वीकेंड क्या होता है? सैटरडे संडे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो मान लो ई और एफ आपके कोई दो इवेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ इज ऑलरेडी अकर। तो ऊपर आएगा इन दोनों का कॉमन पार्ट। अब यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट आ रहा है, और नीचे आएगा एफ वाला पार्ट जिसके जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। दोनों ही केस में आपने 5 से डिवाइड किया था, उधर 3 से डिवाइड किया था, है ना, और ऊपर क्या था, दोनों का कॉमन पार्ट। तो ये आपका फॉर्मूला है, लिख लो फॉर्मूला सब लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सर given f is occurred is equal to probability of e intersection f divided by probability of f। हाँ बोलो। सर जो आपने अभी स्टार्टिंग वाली पेज पे वो जो स्टेटमेंट लिखी थी वो एक बार दोबारा बता दोगे? हाँ, ये लिख लो यहाँ पे फॉर्मूला, इसको यहीं पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसका मतलब इसको पढ़ते कैसे वो बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन f has already occurred। Clear? Probability of E given F has occurred. P of E by F. Understood? ठीक है, E और F दो कोई इवेंट है। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया जिसके दो सब इवेंट है E और F, और आपको E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, F अकर हो चुका है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अंडरस्टूड? जैसे मान लो कोई दो इवेंट है A और B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B हैज अकर्ड, इसका फॉर्मूला बताओ क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ B। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. E और F क्या है आपको मैंने बताया था। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? क्या बताया था इवेंट का मतलब? सबसेट ऑफ द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इसलिए देखो मैंने कल की क्लास में सारा फंडामेंटल कवर किया था। सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, तो कोई दो इवेंट डिफाइन होंगे और आपको बस सॉल्व करना है, वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालना है। ठीक है, ओके, चलो ये ट्राई कर लो। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जी। Sir, 1/3 or 2/3? क्या है, 1/3 आ रहा है, 2/3? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, देखो वैल्यू पुट अप करने को, ये एक सैंपल स्पेस है, उसका एक सबसेट इवेंट ई और दूसरा है इवेंट एफ। आपको दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी गिवन है बताओ? 0.6। पॉइंट ये ई दिया हुआ है, मतलब पूरे सर्कल की वैल्यू, ध्यान रखना। और दूसरा जीरो, एफ के पूरे सर्कल की वैल्यू 0.3, पूरे सर्कल की वैल्यू। दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? 0.2। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, बोला था Yes, कि sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पता करो अगर ई ऑलरेडी हो चुका हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई हैज अकर्ड, इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना, ई ऑलरेडी हो चुका है। अगर ई ऑलरेडी हो चुका है मतलब ये सर्कल हो चुका है, इसमें एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? देखो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? ये वाला। देखो ई अगर ऑलरेडी हो चुका है तो एफ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। क्लियर है? लॉजिकली भी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6। अंडरस्टूड? Yes, sir. sir. ओके, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दोगे, सेकेंड बार भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम से भी समझ में आता है। चलो ये ट्राई कर लो जल्दी से।
हो गए तो हो गया क्या एवरीवन? Yes, बहुत sir. फंडामेंटल Yes, क्वेश्चन sir. ये आने चाहिए, आपको मैं दिखाऊंगा जेई में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। वापिस सिंपल क्या बोला था, ए इंटरसेक्शन बी पूछा था, इवेंट ए दिया हुआ है, इवेंट बी दिया हुआ है, ए की प्रोबेबिलिटी 0.8, ए की प्रोबेबिलिटी 0.8, बी की प्रोबेबिलिटी 0.5। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, ए अगर ऑलरेडी हो चुका है, ए ऑलरेडी हो चुका है ना, ये पूरा सर्कल ऑलरेडी हो चुका है, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी वापस हुई, इनका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन, अब इनका इंटरसेक्शन तो दिया ही नहीं इन्होंने, अच्छा इनकी वैल्यू गिवन है तो उससे फॉर्मूले में रख के निकालनी पड़ेगी आप, ठीक है, फॉर्मूले में रख के निकल गई वैल्यू, Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी Yes, गिवन sir. ए इज अकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0.4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 0.8, तो यहां से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.32, क्लियर है, तो ये पार्ट पता चल गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी बताओ, सर Sir, A इंटरसेक्शन intersection One में 0.5. अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन अपॉन 0.5, और यूनियन भी निकाल लोगे, हाँ है ना, Sir 0.7. वेरी गुड। डायग्राम बना बना के ये रहा, क्लियर है सबको, देख लो सारा आंसर, अंडरस्टूड, चलो ये ट्राई कर, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, फंडामेंटल से जाओ, हो जाएगा, ई की प्रोबेबिलिटी पता कर लो, जो जो फॉर्मूले में चाहिए वो वैल्यू निकालो एक एक करके, सोचो सब लोग थोड़ा थोड़ा, हो जाएगा, ट्राई करो।
वन वन आ रहा है। Yes, sir. अच्छा ओके ट्राई करते देखो। एफ इवेंट एफ क्या है, क्योंकि फॉर्मूले में देखो क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या बनेगा, ई गिवन एफ एस अकड़ का फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला तो सबको याद हो गया एवरीवन, इसको Yes, sir. फॉर्मूला की दिक्कत नहीं है ना सबको, Yes, sir. फॉर्मूला तो याद हो गया। अब मुझे बस इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ मतलब कि फादर अगर मिडिल में खड़े हैं तो इस अरेंजमेंट को करने के कितने तरीके हो जाएंगे। यहाँ पे या तो मदर आ जाएंगी या सन आ जाएगा, या फिर यहाँ पे सन या फिर मदर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, हाँ है ना। Yes, Yes. sir. तो Yes. टोटल आउटकम कितने होंगे, 6. 3 फैक्टोरियल है ना। 6 क्लियर है। 3 लोगों को 3 जगह पे अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई। एफ मतलब कि फादर अगर मिडिल में आते हैं। अब ई इंटरसेक्शन एफ का सोचते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, ई और एफ दोनों साथ में हो रहा, सन एट वन एंड फादर इन मिडिल। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी कि फादर को मिडिल में रखना है, सन एट वन एंड, तो या तो सन यहाँ पे होगा या फिर और सन यहाँ पे हो सकता है, हाँ है ना। क्लियर है। Yes, तो sir. यहाँ पे फिर अगर मदर को यहीं आना पड़ेगा और यहाँ पे मदर को आना पड़ेगा, यहाँ पे वापस यहाँ पे भी 2 ही वो है ना। वेरी गुड। तो दोनों की क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। तो रेशियो कितना आएगा, 1। अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको Yes, लॉजिकली भी आप सोच सकते थे बिना इसको सोचे कि अगर मान लो फादर मिडिल में है, फादर पहले से बोल देंगे गिवन दैट फादर इज इन द मिडिल, तो सन किसी ना किसी एंड पे तो होगा ही ना। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100%। पहले तो अपन ने फॉर्मूले से निकाला, फिर लॉजिकली भी आप सोचोगे गिवन दैट, इसका मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ एज अकर्ड मींस गिवन दैट फादर मिडिल वाली सीट पे बैठे हुए हैं, तो सन किसी एक एंड पे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100%, 1। ठीक है ओके चलो ओके, जो भी है 1 ही आएगा आंसर फाइनली। इतनी माथा फोड़ी करनी नहीं है। चलो इसमें दिमाग लगाओ। क्या है क्वेश्चन में डेटा, पढ़ो ध्यान से। A instructor have a question bank consisting of 300 easy true and false, 200 difficult true and false, 500 easy MCQ, 400 difficult MCQ. If a question is selected at random from this question bank, what is the probability that it will be an easy question given that
इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दो इवेंट आप मान सकते हो, इवेंट ई गेटिंग एन इजी क्वेश्चन, है ना, इवेंट डिफाइन कर लो, नहीं समझ में आए कुछ भी तो इवेंट एफ इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको निकालना क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट, ये गिवन का मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, ये वर्ड का ध्यान रखना, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एफ हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखो क्वेश्चन दिखने में अजीब दिखेगा, लेकिन अगर पता है कंडीशनल लग रहा है तो सब फॉर्मूला लगा के चीजें आसान हो जाएगी। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई मतलब इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू कितने 500, और एफ मतलब एमसीक्यू, एमसीक्यू कितने टोटल एमसीक्यू कितने 900, आंसर आ जाएगा 5.9। अंडरस्टूड, बोलो तो को समझ में आ रहा है, लॉजिक बैठ रहा है? Yes, sir. क्या हुआ, अलग क्यों आ रहा है इनका? हाँ 5.9 सही, ठीक है, चलो ये सोलो। गिवन दैट का मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, ध्यान रखना, गिवन दैट का मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ देखो ध्यान से, पहले हमने इवेंट डिफाइन कर लिया, सुनो सब लोग, इवेंट ई क्या हो गया, नंबर इज 4, इवेंट एफ क्या हो गया, नंबर ऑन द टू डाइस आर डिफरेंट। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को लॉजिकली सोचने जाओगे, अगर मान लो ये आपको मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाता, आप बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से सोचते तो हो सकता है आंसर आ जाता, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता, तो आपके ना इवेंट डिफाइन कर लिया करो, उससे पूरा दिख जाएगा आपको। इवेंट डिफाइन करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखने में आसानी रहेगी।
इवेंट ई क्या माना, सम इज 4, इवेंट एफ मानिए नंबर ऑन द टू डाइस आर डिफरेंट, तो सम 4 हो, दोनों डाइस पे नंबर डिफरेंट हो, तो दो ही केस बनेंगे, क्या सही है ये एवरीवन? है ना, क्योंकि 2,2 ले नहीं सकते, आपको सम भी 4 चाहिए और दोनों पे नंबर डिफरेंट भी चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, सम भी 4 और दोनों पे नंबर डिफरेंट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा 2। अब एफ में कितने आएंगे कि दोनों नंबर पे डिफरेंट, दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर, कितने नंबर बनते हैं सर? 30, टोटल 36 होते हैं, और सेम वाले कितने होते हैं 6, तो बचे कितने 30। पहले वाले को बनने के 6 तरीके, फिर दूसरे वाले पर डिफरेंट चाहिए तो 5 तरीके, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/50। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, ठीक है। ये 2-3 फंडामेंटल, और हम जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे आगे, अभी हम फंडामेंटल पढ़ के फिर एक साथ सारे क्वेश्चन मिक्स करेंगे जेई लेवल के। हेडिंग डालो नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब एक्चुअली ये थ्योरम आप ऑलरेडी क्वेश्चंस में अप्लाई कर देते हो खुद से ही, आपको पता नहीं रहता कि वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम क्वेश्चन सॉल्विंग में थ्योरम खुद से अप्लाई कर ही देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल और 3 ब्लैक बॉल है मान लो, और आपको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ऐसा है कि एक्सपेरिमेंट के पहले वो तो सुन लो, एक्सपेरिमेंट था 3 balls आर ड्रॉन, लिख लो क्वेश्चन, 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब पहली बॉल निकाली उसको साइड में रख दिया, दूसरी बॉल निकाली उसको साइड में लगा, फिर तीसरी बॉल निकाली, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, second is black and third is blue। करो ट्राई। क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक बैग जिसके अंदर ये 12 बॉल्स थी, 3 बॉल निकाली गई, आपको निकालना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जो 3 बॉल निकाले उसमें फर्स्ट रेड हो, सेकंड ब्लैक हो, थर्ड ब्लू हो। जो भी मन में सिंपल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है, ऐसा मत सोचो कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बस जो मन में आता है सोच के लॉजिकली अपने हिसाब से आंसर निकालो, ज्यादा डीप मत सोचना, नॉर्मल सोचना फंडामेंटली। चलो तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको फंडामेंटली। पहली बॉल रेड चाहिए, सेकेंड बॉल ब्लैक चाहिए और थर्ड बॉल ब्लू चाहिए, तो बताओ पहली बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? 5/12। 5/12, ये आपने बचपन में भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, है ना। सेकेंड बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/11। 3/11, वेरी गुड। 11 क्यों रखा? क्योंकि एक बॉल जा चुकी है। और तीसरी बार ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 4/10। 4/10। क्या इस बात से सब एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यही है, नॉट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसमें आपने बेसिकली किया क्या, सुनो ध्यान से।
तीन इवेंट थे मान लो यहाँ पे। इवेंट ए, फर्स्ट बॉल इज रेड, इवेंट बी, second ball is blue, sorry black, and event C, third ball is blue। ठीक है, और आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दिस एंड दिस एंड दिस, यही तो निकालना था, हाँ है ना। तीन इवेंट आपने डिफाइन किया और आपको इंटरसेक्शन निकालना था, और आपने निकाला क्या बेसिकली। ये सबसे अच्छा तरीका है समझने का इस कॉन्सेप्ट को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, सॉरी सबसे पहले आपने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। सबसे पहले आपने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। रेड के आने की प्रोबेबिलिटी, रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/12। फिर आपने निकाला अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, गिवन ए हैज अकर्ड, है ना। ए ऑलरेडी अगर हो चुका है तो 11 बॉल हो गई है। मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए एंड बी हैज अकर्ड। यही तो क्या है, अपन तीनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी डिराइव हो सकता है। देखो ध्यान से, अभी अपन ने एक फॉर्मूला सीखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड। बता इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, Probability of A intersection B upon probability of B. वेरी गुड। तो यहां से इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अंडरस्टूड, देखो यही तो है ना। या फिर इसको से देखो, पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए, बी हैज अकर्ड। क्लियर है। Yes, sir. इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो यहां से अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अब क्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। एक सेकेंड, तो कैसे एक एक करके मल्टीप्लाई, पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ई, एफ एस अकर्ड, एफ ऑलरेडी हो चुका है, फिर पी ऑफ ई। इसी तरह से अगर आपको तीन इवेंट हो जाएंगे तो ए बी सी, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड इंटू पी ऑफ सी, बी ए एंड बी हैज अकर्ड। आपस में क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करते जाओगे। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहली बॉल निकाली, उसको रिप्लेस नहीं किया। रिप्लेस नहीं किया मतलब पहली बॉल निकाल के वापस बैग में नहीं रखी। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि पहली बॉल निकाली, कलर देखा, वापस बैग में डाल दी, फिर दूसरी बॉल निकाली, कलर देखा, फिर बैग में डाल दी, फिर तीसरी बॉल निकाली, तो वो होता है विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आपने बॉल देखी, साइड में रखी, बॉल निकाली, देखी, साइड में रखी। अंडरस्टूड। तीन के लिए भी ऐसा काम हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है सबको। इसमें कोई Yes, फॉर्मूला sir. याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली आप आंसर निकाल सकते हो, करो ट्राई।
हो गया सॉल्व? बोलो। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Two cards are drawn at random without replacement. एक कार्ड निकाला, साइड में रखा, फिर दूसरा कार्ड निकाला फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक. तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक कार्ड. तो मान लो आप, अगर आपको प्रॉपर्ली करना है सिस्टमेटिकली, तो इवेंट ए आपने डिफाइन कर लिया, फर्स्ट इज ब्लैक कार्ड. इवेंट बी आपने बोल दिया लेटस, इवेंट बी सेकेंड इज ब्लैक. आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए. बोलो फॉर्मूला क्या होगा? पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी गिवन ए एज अकट. हाँ है ना? Yes, sir. तो पी ऑफ ए, Yes, sir. पहली बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 26/52। 26/52. करेक्ट है? Yes. Yes. एक ब्लैक कार्ड जा चुका है ऑलरेडी. अब कितना बच जाएगा? 25/51. ठीक है? कितना आ रहा आंसर फाइनल? 25/102. ठीक, ये आ रहा सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, करो ट्राई. Yes, all. Okay. A box of orange sir. is inspected by 3 randomly selected orange without replacement. If all these 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good, 3 are bad, 1 will be approved for sale. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक बॉक्स जिसके अंदर, देखो क्वेश्चन दिखने में डरावने दिखेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी लो करेंगे कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. प्रोबेबिलिटी और पीएनसी चैप्टर ही ऐसा है. लेकिन आपको अगर सिंपली पता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप एक बार डायग्राम बना के देखते, ट्राई करके देखते, हो सकता हो जाए, तो ट्राई कर लिया करो. एक बॉक्स जिसके अंदर टोटल 15 ऑरेंजेस है, जिसमें 12 गुड है और 3 डिफेक्टिव है या फिर बैड है. इसमें से मैंने को कितने ऑरेंज निकालने? 3 ऑरेंज है ना. ऐसे डायग्राम बनाया करो, विजुअलाइज होता है. 3 randomly without replacement. If all 3 are good, अगर तीनों के तीनों गुड हुए तो इट इज अप्रूव्ड, अदरवाइज रिजेक्टेड. है ना? Find the probability that a box containing this, out of which this will be approved for the sale. क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है?
बॉक्स विल बी अप्रूव्ड। फॉर सेल, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और गिवन क्या है, ये जो भी गिवन डेटा है। क्लियर है, अंडरस्टूड। अच्छा, लॉजिकली वही ये सब चीजें। अप्रूव कब होगा, एक ही तो कंडीशन है अप्रूव होगा। कब होगा अप्रूव, जब तीनों के तीनों गुड हो, आया ना। पहली बार जब ऑरेंज निकाला तो पहली बार अच्छा ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। सिर्फ 4/5। नहीं नहीं नहीं, अच्छा 12, मतलब पूरा बोलो 12/15। 12/15। 12/15। क्लियर है। अगला Yes, क्या sir. होगा, 11/15. 11/50। 11/50. 14। 14. एक ऑरेंज कम हो चुका है, गलती मत करो। विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्लियरली बोला हुआ 11/14। थर्ड 10/13. 10/13. अंडरस्टूड है। देखो भले कैसा भी क्वेश्चन था, सिंपली स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने तो खैर अच्छे से दिया था। ठीक, अब नेक्स्ट इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है, अभी तक आप जैसे जो निकाल रहे थे फॉर्मूला, सुनो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये आपने कैसे निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई हैज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई हैज अकर्ड। तो ये नॉर्मल इवेंट है आपके। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि जब आप सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, मतलब जब आप ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो वो ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब ई वो ई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब जो अगला इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो पिछले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो अपना इंडिविजुअल। तो ऐसे इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, जिसमें इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी हो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर हो। तो अगर ये प्रोडक्ट इसके बराबर आए तो ऐसे इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। अंडरस्टूड, मतलब जब आप सेकंड निकालते हो तो पिछले वाले पे वो डिपेंड ना करें, तो इंडिपेंडेंट हो गया। एग्जांपल समझो, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि 12 गुड ऑरेंज थे, 3 डिफेक्टिव थे। अब यहाँ पे मेरे को बोला कि मान लो मैंने 2 ऑरेंजेस निकाले या 3 ऑरेंजेस निकाले विद रिप्लेसमेंट। क्या बोला है, विद रिप्लेसमेंट। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल गुड ऑरेंज। अब विद रिप्लेसमेंट है ना, पहला ऑरेंज निकाला फिर वापस अंदर रख दिया, फिर दूसरा ऑरेंज निकाला फिर वापस अंदर रख दिया। तो देखो तीनों बार गुड आने की प्रोबेबिलिटी इस बार क्या होगी, बोलो फर्स्ट बार गुड आने की प्रोबेबिलिटी 12/15। 12/16 सॉरी 15। 15। सेकेंड बार गुड आने की प्रोबेबिलिटी 12/15। 12/15। क्या अब जब मैं सेकेंड इवेंट कर रहा हूं तो क्या फर्स्ट वाले पे डिपेंडेंट है क्या पहले क्या हुआ, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या इसको? तो No, तीसरे वाले को भी पहले sir. होने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, आया ना। तो जब आगे वाले की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं वो अगर पिछले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ऐसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। क्वेश्चन में आएगा चेक करने को, चेक करो ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे, इस फॉर्मूले से। अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के इंडिविजुअल प्रोडक्ट की अगर बराबर आ रही है, अगर ये एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे हैं तो इवेंट्स कैसे हो जाएंगे, ई एंड एफ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, तो भी क्वेश्चन करेंगे। E and F are two events such that the probability of occurrence of one of them is does not affected by the occurrence of the other. Such events are known as independent event. ठीक है? For example, drawing a card from a 52 card. Event E मान लो मैंने बोला the card is hard. Event F बोला मान लो F इसकी probability क्या हो जाएगी 13/12. Event F बोला drawing a king. Drawing a king, तो king की probability क्या हो जाएगी 1/13. ठीक है, बोला इवेंट ई एंड एफ, ई एंड एफ मतलब ड्रॉइंग अ किंग ऑफ हार्ट। तो किंग ऑफ हार्ट क्या हो जाएगा बताओ? 1/52। 1/52।
है ना, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/52 आएगी, बोलो। अब देखो Yes, क्या ये इंडिपेंडेंट होगा, क्या चेक करके देखो। यस सर। यदि ई और एफ के प्रोडक्ट उसके बराबर आ रहा है तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना आपको, बस ये सोचना, क्लियर है। अगर इंटरसेक्शन का प्रोडक्ट ई और एफ के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, क्लियर है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। इसमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे में नहीं। एक्सक्लूसिव की कंडीशन कैसे कही थी, E intersection F5. हाँ, उनका इंटरसेक्शन का हो, नल सेट हो, और इंडिपेंडेंट मतलब अगला वाला इवेंट पिछले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, और इनका और एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन ही 5 हो, और इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका कि इंटरसेक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ये रे यहाँ एग्जांपल दिया, देख लेना, चलो ये ट्राई करो। यस सर। यस सर, इंडिपेंडेंट है। क्या इंडिपेंडेंट है, यस सर। ओके। डाई mark 1 2 3 in red, 4 5 6 in event A, number of is A is even, event B नंबर इज रेड, तो क्या ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, ये पूछा गया था। तो आपको वही करना है, एक एक करके निकाल लो। सैंपल स्पेस ये है, इवेंट ए क्या था, नंबर इज इवन, तो इसके क्या क्या आएंगे, 2 4 6, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2, 3/6 मतलब 1/2। इवेंट बी नंबर इज रेड, रेड में कौन था, 1 2 3, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, 1/2। अंडरस्टूड। अब इनका Yes. इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कि रेड और इवन, रेड भी हो और इवन भी हो, तो कितने कॉमन एलिमेंट में क्या आएगा, एक ही आएगा, यस सर। अकेला 2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। अब चेक करना था इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो क्या इंडिपेंडेंट आ रहा था, कहाँ आ रहा है इंडिपेंडेंट, No, sir. तो फिर कैसे बोल दिया, No, हाँ आपने। इंटरसेक्शन 1/6 है और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1/4 है ना, कहाँ इक्वल। अरे पता चल रहा है गलती, यस सर, वो टो का ध्यान नहीं दिया था। देखो ध्यान से, इंडिपेंडेंट को चेक करने का एक ही तरीका है, सब लोग समझ लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रही तो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे देखो दो इवेंट डिफाइन किए थे, इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट ए क्या था, नंबर इज इवन, तो इवन की प्रोबेबिलिटी आपको पता ही 1/2 आती है। इवेंट बी क्या था, नंबर इज रेड, रेड पे कौन कौन था, 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पर टोटल आउटकम 1/2। अब इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कि नंबर इवन भी हो रेड भी हो, तो इवन में कौन था, 2 4 6, और रेड में कौन था, 1 2 3, तो ए और बी का इंटरसेक्शन कौन है, देख लो ध्यान से, ए और बी का इंटरसेक्शन अकेला 2 ही तो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/6, है ना। और दोनों के प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1/4, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अंडरस्टूड। ये Yes, ट्राई, sir.
सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. यस सर। ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब इंटरसेक्शन निकाल लोगे? Yes, sir. दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा इंटरसेक्शन, आया ना सबको? Yes, sir. अब इंटरसेक्शन पता है तो यूनियन भी निकल जाएगा, फॉर्मूला में अप्लाई कर दो कि ए यूनियन बी का, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सबकी वैल्यू पता ही है हमको, पुट अप करेंगे तो ये भी आ जाएगा। थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है द थर्ड, तो उसका भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? और फोर्थ ये यस आपको पता है जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अंडरस्टूड एवरीवन? वैल्यू रख के निकाल लोगे। कभी अगर इस वैरायटी पे क्वेश्चन आता छोड़ के मत आना। इस अब कोई बच्चे क्या करते हैं सर, प्रोबेबिलिटी छोड़ दे क्या? कोई भी चैप्टर पूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल करके चल जाओ, क्या पता उस चैप्टर से एनसीईआरटी लेवल आ जाए, है ना? सर कौन सी ईयर का था वो क्वेश्चन? अभी मैं पीवाईक्यू वर्कशीट दूंगा, उसमें देख लेना। थोड़ा सॉल्व ये टाइम कितना हो गया, टाइम होने वाला है। चलो ठीक है, सुनो मेरी बात, ये बचे हुए क्वेश्चन ट्राई कर लोगे? Yes, कर लेंगे। जितना मैंने पढ़ाया Yes, sir. उससे रिलेटेड एनसीईआरटी एटलीस्ट कोशिश कर लेना, कम से कम स्कूल में बैठ के आधा घंटे से भी आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको। फटाफट क्वेश्चन पढ़ना, आंसर टिक करना, आंसर मैच करते जाना। अगर कल स्कूल जाओ तो स्कूल में बैठे बैठे कोई भी फ्री पीरियड में आधे घंटे में एनसीईआरटी निपटा लेना, जितना पढ़ा है। सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कर लोगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा आपका। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है प्रोबेबिलिटी की, बहुत अच्छी वेरायटी के क्वेश्चन है एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में थे, मैंने आपको बहुत जोर दिया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी मत छोड़ना, वैसे प्रोबेबिलिटी की भी एनसीईआरटी कर ही लेना। टाइम मिले तो थोड़े वेक्टर 3D के क्वेश्चन भी कर लेना। क्लियर है? वेक्टर 3 और 3D की भी मैंने पीवाईक्यू की वर्कशीट अपडेट कर दी है, थोड़े दिन बाद प्रोबेबिलिटी की भी वर्कशीट अपडेट कर दूंगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एक फुल सिलेबस पेपर भी अपडेट करूंगा। तो इतना अगर आपने कर लिया तो 12th का बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।